हेलो एवरीवन। एट फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर जो है आप आईपीएससी नॉमेनक्लेचर और कार्बनिक यौगिक जो कंपाउंड चैप्टर उसको आप पढ़ा दीजिए। तो आज जो है हम पढ़ेंगे पूरे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है और उसका जो हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज शायद थोड़ा सा वीडियो आपका लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपकी पूरी आईयूपीएससी जो है क्लास 10 की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्बन यौगिकों की जो नामकरण की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, इसी में देखिए नाम में सब कुछ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब जो एक दूसरा तत्व है। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन केवल दोनों से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। मतलब कि वे कार्बन यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C2H4 हो गया, C2H2। बताइए, इनमें देख लीजिए कि आप केवल कार्बन है और हाइड्रोजन, इनके अतिरिक्त अदर कोई भी जो है इसमें एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद ये जो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और सेकेंड आपका होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनको इनको समझेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु में से प्रत्येक की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कि देखिए, हमने आपको बताया था चूंकि कार्बन होता है, तो कार्बन का जो बाह्यतम जो कोष होता है, कार्बन का जो बाह्य वाला कोष होता है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते थे तो ऐसे बनता था, बोरबरी के अकॉर्डिंग 2 कामा कितना होता था 4। तो मतलब इसकी जो वैलेंसी वाली जो सेल होती थी, संयोजी कोष होती थी, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते थे। कितने होते थे, मतलब इसकी जो संयुक्ता होती है वो 4 होती है। इसी कारण ये सबसे अद्वितीय तत्व है, इसीलिए संकलन का गुण इसके अंदर पाया जाता है। मतलब कि सबसे अनोखा तत्व है, इसलिए कार्बन का यूज जो है हम पढ़ते हैं। और शायद यही कारण है कि कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला भी बनाता है। इनके अलावा अदर बहुत कम एलिमेंट है जो इतनी लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो ये एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है ना। तो इसकी संयुक्ता कितनी होती है, 4। मतलब कि बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की संख्या को हम कहते हैं, उनकी संयुक्ता कह देते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 4 होगी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं हाइड्रोजन की के साथ में केवल एक एक हाइड्रोजन साथ में एकल बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो इसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि इनमें जो भी कार्बन परमाणु होंगे उनके बीच में सदैव एकल बंध ही पाया जाएगा। मतलब कार्बन हाइड्रोजन में तो वैसे एक एकल बंध पाया जाएगा, लेकिन मान लो जैसे मान लो हम पेंटेन ले लें, क्या ले लें, पेंटेन भी ले लेंगे, तो भी उस कंडीशन में उनके बीच में क्या होगा, हमेशा आप देखेंगे कि केवल सिंगल बॉन्ड ही मिल रहा है। तो जब केवल एकल बंध ही उनके बीच पाया जाएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जिनकी संयुक्ता क्या होती है, पूरी तरह से कंप्लीट होती है। वे सभी तत्व जिनमें केवल एकल बॉन्ड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, जिनको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब इनकी संयुक्ता क्या होती है, पूरी तरह से कंप्लीट होती है। दूसरी आती है असंतृप्त। असंतृप्त मतलब अब जिनमें क्या, जिनमें एकल बंध ना पाया जाए। एकल बंध अगर हो भी तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जरूर आएगी जहां पर एकल बंध के स्थान पर हमें कार्बन परमाणु के जो द्विबंध या त्रिबंध बनाना होगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। देखिए समझिए, परिभाषा को समझ लीजिए कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु में से प्रत्येक की चारों संयुक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते। जैसे इसमें उपस्थित है, तो ऐसे इस बार क्या होगा, इनमें हाइड्रोजन परमाणु पूरी तरह से उपस्थित नहीं होंगे। अतः अपनी संयुक्ता को पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ द्विबंध या त्रिबंध बनाते हैं। भाई संयुक्ता तो पूरी करना है तभी कंपाउंड बनेगा, तो इसलिए क्या होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, एथीन। अब एथीन में आप देखिए कि केवल भाई होने 4 चाहिए, एक कार्बन परमाणु की संयुक्ता को पूरी करने कितनी चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल हमारे पास में इस
कार्बन के लिए केवल कितने, केवल 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो रहे हैं। तो ये क्या कहे, इसको तो पूरा करना है ना, और इधर वाले की भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी आवश्यकता पूरी करना। तो ये क्या कर लेते हैं, आपस में ही जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनका आपस में साझा कर लेते हैं, और आपस में क्या एक द्विबंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो इस तरह से, इसी प्रकार से इनमें एक एक हाइड्रोजन है तो ये ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। प्रोपाइन में देखो, इधर मैंने क्या था, सिंगल बॉन्ड हो भी सकता नहीं भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति जरूर होगी जिनमें द्विबंध या त्रिबंध जरूर पाया जाएगा। तो इधर वाले में तो बराबर हो गया, लेकिन इधर वाले में हाइड्रोजन की संख्या कम थी तो उन्होंने क्या कर लिया, आपस में त्रिबंध बना लिया। तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम क्या कह देंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब फार्मूला होता है कैसे ज्ञात कर, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है अणुसूत्र या कुछ भी, कैसे जानोगे संतृप्त क्या असंतृप्त। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहां N क्या होता है, N 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। कार्बन हाइड्रोजन के तक कितने उसमें उपस्थित है तत्व। N बराबर 1 होगा तो एक कार्बन है, N बराबर 2 होगा तो 2 कार्बन, उसी के कारण इनकी संख्या बढ़ती चली जाती, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को ये बताते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आ गई। ठीक उसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया, जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं उनको हम एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं, और जिनमें त्रिबंध पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन या एल्काइन या एसिटिलीन कह देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो जो एल्कीन होते हैं, ओलिफिन होते हैं, और इनको पैराफिन कहते हैं। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको एल्केन, इनको एल्केन या पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है। ठीक है ना। तो बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन होता है ओलिफिन, दूसरे होते हैं एल्काइन या एसिटिलीन। तो एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो CnH2n होता है। क्या होता है, जबकि एल्काइन को जो समान सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। बात समझ में आ गई ना आगे। तो इनमें हम नाम रख करके इनके जो है नामकरण आगे कर लेते हैं, पूरा बताएंगे इनको। ठीक है ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखिए कुछ कार्बन की संयुक्ताओं के आधार पर, जैसे कि आप जान चुके हैं कि कार्बन में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि एक कार्बन N की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि अगर इनकी संख्या में परिवर्तन आ रहा है, कार्बन की संयुक्ता में परिवर्तन आ रहा है, तो उनका नामकरण के लिए हम कैसे कैसे उनका नाम रखेंगे और कैसे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं, और शुरू करने में बहुत ही बढ़िया टॉपिक। देखिए, अगर कहीं पर कार्बन की संयुक्ता क्या है, अगर एक कार्बन किसी में उपस्थित है, तो अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए जो है मेथ का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे, मेथ का यूज करते हैं। अगर मान लो किसी यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित है, कितने कार्बन उपस्थित है, तो 2 कार्बन के लिए जो है एथ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एथ का यूज करते हैं। अगर 3 कार्बन है तो इनके लिए प्रोप का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे, और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट का यूज करते हैं, और अगर 5 कार्बन है तो इनके लिए जो है पेंट का यूज करते हैं, और अगर 6 कार्बन है तो इनके लिए जो है हेक्स का यूज किया जाता है, और अगर 7 कार्बन है तो इनके लिए जो है हम हेप्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अगर 8 कार्बन है तो इनके लिए जो है ऑक्ट का यूज किया जाता है, और अगर C बराबर अगर 9 है तो इनके लिए नोन का यूज करते हैं, अगर कार्बनों की संख्या 10 है तो इनके लिए डेक का यूज किया जाता है। इनको आप याद कीजिएगा, किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन्हीं के आधार पर जो है आपका पूरा आईपीसी नामनक्लेचर होगा। मतलब अगर कार्बन संख्या 1 तो मेथ होगा, 2 होगा तो एथ होगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप होंगे, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट होंगे, 5 कार्बन तो पेंट होगा, 6 कार्बन तो एक्स हो जाएगा, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन होंगे तो नोन हो जाएगा, अगर 10 कार्बन होंगे तो डेक हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हो गए इनको याद करने का तरीका, कार्बन के आधार पर उनका नामकरण किया गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो अब हम इसके बाद चलेंगे एक दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो जो है हमारा टॉपिक क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही जो है हम तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में, कि हमारा क्रियात्मक समूह जो क्रिया करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो उनके रासायनिक गुणों को बताएगा, भौतिक गुणों को बताएगा,
उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और वो क्या होता है, वो होता उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। क्या कह देते हैं कि क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो क्रियात्मक समूह या अक्रियात्मक समूह, इसको अक्रियात्मक समूह कुछ लोग कह देते हैं। क्या कहते हैं, अब क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह दोनों आपको मिल जाते हैं। यदि होता क्या है कि अक्रियात्मक समूह क्या होता है, किसी भी यौगिक का या किसी भी कंपाउंड का वह भाग होता है, क्या होता है, किसी कंपाउंड का वह भाग होता है जिस पर उसके रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी कंपाउंड की, वो इनके ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। मतलब रासायनिक गुण, कौन डिपेंड करता है, रासायनिक गुण जो है इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कि मतलब कि अक्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक का वह गुण है जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रकृत मतलब बताता है या प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी में अक्रियात्मक समूह ये जुड़ा हुआ है तो इससे हम पता चल जाएंगे कि एल्कोहल श्रेणी का तत्व है, ज्वलनशील होगा, तो ये एल्कोहल में आ जाते हैं। अगर कहीं पर मान लो हम डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कह देंगे कि ये कौन सा है, एल्कीन श्रेणी का। अभी इन सबको आगे बताएंगे, ये एल्कीन श्रेणी का तत्व, इनके कुछ अलग क्वालिटीज होंगी। अगर कहीं मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, ये क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो इनका एक अपना अलग अस्तित्व होगा। अगर कहीं पे मान लो कि ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है तो हम कह देंगे ये कीटोन का है, तो इसकी अलग क्वालिटी होगी। अगर कहीं पर जो है सी ओ ओ एच लगा हुआ है तो ये हम कह देंगे ये अम्ल होते हैं, जैसे सिरका बनाते हैं, मेथोनिक अम्ल बनाते हैं, तो इनका अलग सूत्र होगा। अगर कहीं पे हम HCHO लिखे दे रहे हैं तो इनका जो है अलग गुण, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती। मतलब जैसे से हम वर्गों के बीच में इनको लगाते जाएंगे उनके अकॉर्डिंग इनके मान भी बदल जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो अब हम चलते हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में। देखिए, और अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में कि कार्बनिक यौगिक आखिर किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, कोई भी कार्बनिक यौगिक की जो है दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है फर्स्ट पार्ट और दूसरा होता है द्वितीय भाग। प्रथम भाग को जो हम एल्किल या मूलक कहते हैं, जिनका समान सूत्र CnH2n+1 होता है, या जिन्हें हम R से विकृत करते हैं। और R में जो सबसे पहला जो मान प्राप्त होता है वो CH3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, CH3, जिन्हें हम एल्किल या मूलक कहते हैं। जबकि द्वितीय भाग हमारा अक्रियात्मक समूह कहलाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। जैसे कि हम एक देखो एलिमेंट ले रहे हैं जिसका नाम मेथिल अल्कोहल है। तो मेथिल अल्कोहल दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक भाग आपका CH3 है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक कार्बन है। तो चूंकि एल्किल ग्रुप होता है तो एक कार्बन में तो मेथ जोड़ देते हैं, तो इसलिए इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल। और इधर चूंकि OH है तो मतलब ये एल्कोहल समूह का है, तो इसलिए इसका इधर हम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो इस आधार पर जो है, इसीलिए इसका नामकरण, इसका नाम क्या होता है, साधारण नाम जो है मेथिल एल्कोहल हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मतलब एक कार्बनिक यौगिक में दो भाग होते हैं, एक एल्किल समूह या मूलक कहलाता है प्रथम भाग, और द्वितीय भाग अक्रियात्मक समूह कहलाता है, जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए अक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का हमारे उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा जो है महत्व होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे आगे के बारे में, और वो हमारा टॉपिक है सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। वो क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये है हमारी सजातीय श्रेणी, या इसको हम समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। इंग्लिश में से होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये क्या होती है कि सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जिनमें प्रत्येक यौगिक का अक्रियात्मक समूह समान होता है, तथा इन यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तथा इन्हीं भी दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता है। तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं सजातीय श्रेणी कह देते हैं। मतलब कि अगर प्रत्येक, अगर दो आपको अगर तत्व मिल रहे हैं, यौगिक मिल रहे हैं, तो उनके बीच में जो अंतर होगा वो केवल CH2 होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो तत्व हैं, हमारे पास एक मेथेन है, दूसरा एथेन है। तो इनके बीच में देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन इसमें है, अगर इसमें दो हाइड्रोजन और जोड़ दें, एक कार्बन और जोड़ दें, तो दो का हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 6 कार्बन हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इसमें एक कार्बन और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाए भाई, इसमें अगर हम क्या कर दें CH2 जोड़ दें तो एक एक मिलके दो कार्बन हो गया, और चार और दो मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब कि ये जितने भी तत्व होंगे अगर श्रेणी से आप बात करोगे तो सब के बीच में जो CH2 का ही अंतर पाया जाता है। बात समझ आ कि नहीं आगे, कि सजातीय श्रेणी क्या होती है, कैसी श्रेणी होती है जिनमें हम यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, और उस श्रेणी के सभी तत्वों का अपक्रियात्मक समूह क्या होता है, यौगिकों का अपक्रियात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। जैसे एल्केन श्रेणी है तो एल्केन श्रेणी के सभी तत्वों का जो
अक्रियात्मक होगा वो केवल सिंगल बॉन्ड होगा, सभी में केवल एकल बंध ही पाए जाएंगे। एल्कीन श्रेणी में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे वो चलते चले जाते हैं। तो देखिए पहली श्रेणी होती है एल्कीन श्रेणी, जो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। इनका समांशु CN2N+2 होता है, और इसमें जब n बराबर 1 मान रखते हैं तो हमें पहला तत्व प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एल्केन श्रेणी के अंदर बात पढ़ते हैं तो चूंकि एक कार्बन होता तो मेथ होता था, क्या होता था, एक कार्बन होगा तो मेथ हो जाता था, इसलिए इसका जो पहला नामकरण होता है वो क्या हो जाता है, मेथेन हो जाता है। अभी इसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इस प्रकार से इन तत्वों का नामकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्केन श्रेणी के लिए इस तरह बना लेते हैं, जिनमें एक रखेंगे तो मेथेन हो जाएगा, दो रखेंगे तो एथेन हो जाए एथेन हो जाएगा, तीन रखेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, इसी तरह भरते चले जाते हो। अब क्रियात्मक समूह इनका सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एल्केन श्रेणी का समांशु CnH2n होता है। कितना होता है, CnH2n होता है। इसका जो पहला तो CH2 होता है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि इसमें इसकी संयुक्ता पूरी नहीं होती, इस वजह से प्रकृति में उपस्थित ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए जो एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम तत्व वो हमारी एथीन होती है, क्या होती है, और इनमें एल्कीन श्रेणी का जो अपकिरातों से होता है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। जबकि एल्काइन का जो अपकिरातों से वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आते हैं पेपर ऑप्शनल में, और इनका समान सूत्र CnH2n-2 हो जाता है। उसी प्रकार से एल्कोहल श्रेणी का जो समान सूत्र होता है वो CnH2n+1 या OH हो जाता है, या इसी CnH2n+OH को ही हम क्या कह देते हैं, हम एल्किल या मूलक कह देते हैं, जिनको हम कहते हैं अर्थ भी नोट कर देते हैं। तो अगर ये लिखा हो बहुकल्पीय ऑप्शन में या ROH लिखा होगा तो हम कह देंगे दोनों चीजें क्या है, सही है। इसीलिए एल्कोहल श्रेणी का जो प्रथम तत्व मिलता है वो हमारा CH3OH होता है। CH3 मतलब मेथिल और OH मतलब एल्कोहल समूह, इसलिए इसका जो साधारण नाम होता है मेथिल एल्कोहल हो जाता है। और जब आईपीएससी नामकरण करते तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेनॉल हो जाता है। उसी प्रकार से दो रखते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल और एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इनको जो हम आगे पढ़ेंगे कायदे से, और इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH हो जाता है। उसी प्रकार से एल्केन हैलाइड की बात करते हैं तो इनका समान सूत्र CnH2n+1 इंटू एक्स हो जाता है, जहां एक्स क्या हैलोजन, जिनमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख सकते हैं, या इन्हीं को हम क्या लिखते हैं RX भी, इनका हम अब सूत्र फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या ले लिया CH3Cl, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम अभी ब्रोमीन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा C2H5Br, तो इसका मतलब हो गया ये एथिल ब्रोमाइड हो गया। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। इसी प्रकार से एल्डिहाइड श्रेणी होती है तो इनका समान CH2n+1 इंटू CH2 हो जाता है, या RCH2 रख देते हैं। तो इनमें जो प्रथम तत्व होता है वो हमें H रखने पर प्राप्त हो जाता है, R और H रखने पर, और पहला तत्व जो हमें प्राप्त होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से कीटोन का समान सूत्र RC डबल बॉन्ड OR डैश होता है, जहां इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, CH3 हो सकते हैं, C2H5, कुछ दोनों हो भी सकते हैं, और इनका मान बदल भी सकता है। अगर बदल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग इनका मान भी बदल जाए। जैसे हमने यहाँ पे C2H5 कर दिया तो मतलब 2 3 4 4 कार्बन हो जाएंगे, तो तुरंत इसका नाम भी बदल करके क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये कीटोन श्रेणी हो जाती है। तो इनका जो क्रियात्मक समूह होगा वो सिंगल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड जो तुम्हारी इस बार हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, 30% रिड्यूस कर दिया गया है, तो उनका जो समान सूत्र क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH होता है, या CH2n+COH होता है। और इनमें भी जो पहला एलिमेंट होता है वो R बराबर H रखने पर प्राप्त होता है, और जो पहला एलिमेंट होता है उसका नाम HCOH, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कह देते हैं। H मतलब फार्म, एच मतलब फार्मा, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका जो पहले तत्व होता है इसका नाम फार्मिक अम्ल हो जाता है। तो ये होती है सजातीय श्रेणी, जिनमें क्या होते हैं, हम तत्वों को उनके अणुभारों के बढ़ते क्रम में रखते। देखिए अणुभार बढ़ रहे नहीं बढ़े, यहाँ कम था यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ 5 थे अब यहाँ पे कितने हो गए, 6 2 8 हो गए, फिर आगे इसी तरह क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह चलते चलाएंगे। हम बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं या घटते हुए क्रम में रखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है किताबों में या अध्ययन सूत्र के लिए उन चीजों को बढ़ते हुए क्रम में ही रखा गया है। तो सजातीय श्रेणी समझना है कि सजातीय श्रेणी कार्बन युगों के वह समूह है जिनमें प्रत्येक युग का क्रियात्मक समूह समान होता है, तथा इन युगों का अणुभारों बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तथा किन्हीं भी दो क्रमागत युग में CH2 का अंतर पाया जाता है। तो ये हमारी हो गई पूरी सजातीय श्रेणी। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में केवल आईपीएससी नामनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको सब कुछ समझा दिया, अब एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक श्रेणी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उसको वो वीडियो आएगा कल। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा है, देखो बेटा वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए इन वीडियोज को एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि हर एक गरीब बच्चे के पास में ये बात
पहुंच जाए और वो इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।